तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से मुस्लिम दुनिया की सबसे अजीम सल्तनत का आगाज हुआ था। एक ऐसा कंट्री के जहां के बहादुरों की दास्तानें सुने तो आज भी इंसान की रूह को गरमा देती है, और एक ऐसा मुस्लिम कंट्री कि जिसका एक ऐसा मुकद्दस शहर है कि जिसकी फतह की खुशखबरी खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से दी थी। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाएंगे तुर्की की। इस कंट्री में आज भी क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है, क्या ये वाकई इतना खूबसूरत है, और पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं। इसके अलावा वो कौन सा ऐसा अजीम सहाबी है कि जिसकी कब्र मुबारक यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा और बहुत से ऐसे हकायक जानेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए अपनी इस शानदार वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये एक ऐसा मुल्क है जो दो बड़े आज़मों में आबाद है, एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप। दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो एक ही वक्त में दो बड़े आज़मों में आते हैं, और तुर्की उन्हीं ममालिक में से एक है। तुर्की की आबादी की बात करें तो ये तकरीबन 87.7 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस एतबार से तुर्की दुनिया में आबादी के लिहाज से 18वें नंबर पर आता है। तुर्की का रकबा तकरीबन 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है, और दुनिया के ममालिक में रकबे के एतबार से तुर्की 37वें नंबर पर आता है। अगर दुनिया के मुस्लिम ममालिक की बात करें तो तुर्की इन सब ममालिक में रकबे के एतबार से भी और आबादी के एतबार से भी, दोनों के एतबार से 7वें नंबर पर आता है। अब बात करते हैं तुर्की की सरहदों की। तुर्की के बॉर्डर यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और शाम के साथ लगते हैं। इसके अलावा तुर्की के शुमाल की तरफ ब्लैक सी की एक लंबी साहिली पट्टी भी मौजूद है। ये साहिल ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि तिजारत और सयाहत के लिए भी बहुत अहम समझा जाता है। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यही समझते हैं कि तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल है, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा इस्तांबुल का नाम ही सुना है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि तुर्की का असल कैपिटल अंकारा है। इस्तांबुल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है। इस्तांबुल का एक मशहूर मुकाम है ग्रैंड बाजार। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में शुमार होता है। इस बाजार में आपको 4,000 से ज़्यादा दुकानें मिलेंगी और तकरीबन 25,000 लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से कपड़े, सोने के जेवरात, कालीन और तुर्की की बहुत सी मशहूर चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। दोस्तों, तुर्की की 99% आबादी मुस्लिम है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी तादाद मसीहियों, यहूदियों और दूसरे मज़हब के लोगों की भी है। लेकिन जैसे ही आप इस्तांबुल में कदम रखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप यूरोप में आ गए हैं। हर तरफ यूरोप की तरह का माहौल और यूरोप की तरह का कल्चर। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये है तो इस्लामी मुल्क, लेकिन फिर भी इतना खुला माहौल कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है बॉस्फोरस। ये एक समंदर की लकीर है जो इस्तांबुल को दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा यूरोप में है और दूसरा एशिया में। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो एक ही वक्त में दो बड़े आज़मों में आबाद है। यहाँ समंदर में चलती हुई कश्ती की सैर करना भी जिंदगी का एक शानदार तजर्बा होता है। दरमियान में कश्तियां चलती हैं, उसके एक तरफ पुराने महल्लात दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ तुर्की की जदीद इमारतें। यह मंजर वाकई दिल को छू लेने वाला होता है। दोस्तों, जैसे ही आप तुर्की की गलियों में घूमने के लिए निकलेंगे तो आपको हर जगह मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे। खास तौर पर तुर्किश नाश्ता दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। अगर आप में से किसी दोस्त ने यह नाश्ता किया है तो वो कमेंट में जरूर बताए कि आखिर इस नाश्ते में ऐसा क्या है जो इसे बाकी दुनिया के नाश्तों से बिल्कुल मुनफरिद बनाता है। अब आते हैं एक और बहुत अहम बात की तरफ। क्या आप जानते हैं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शरफ भी हासिल किया था, वो इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल आए थे और आखिरकार उन्होंने इस्तांबुल में ही वफात पाई। उनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और ये इस्तांबुल के अयूब नामी इलाके में मौजूद है। ये मज़ार मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मुकाम है जहाँ हर साल लाखों लोग ज़ियारत के लिए आते हैं।
इसके साथ साथ अगर उस्मानी सल्तनत की बात की जाए तो उनके सबसे ताकतवर और मशहूर हुक्मरानों में से एक थे सुल्तान सुलेमान अव्वल, जिन्हें लोग सुलेमान द ग्रेट भी कहते हैं। इनकी हुकूमत के ज़माने में उस्मानी सल्तनत बहुत वसी और मजबूत हुई। सुल्तान सुलेमान अव्वल का मकबरा भी इस्तांबुल में ही मौजूद है, जो मशहूर सुलेमानी मस्जिद के अहाते में मौजूद है। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि अपनी शानदार तामीर और खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दोस्तों, आपने मौलाना रूमी का नाम तो ज़रूर सुना होगा। ये इस्लाम के बड़े सूफी शायर और अल्लाह के नेक बंदे थे। इनकी कब्र भी तुर्की के एक मशहूर शहर कोनिया में मौजूद है। ये जगह पूरी दुनिया के सूफी अकीदतमंदों के लिए एक मुकद्दस मुकाम है। मौलाना रूमी की बातें और तालीमात आज भी लोगों को सब्र, मोहब्बत और इंसानियत का सबक देती हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग कोनिया आकर उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं। अब आते हैं तुर्की के एक और मशहूर कस्बे की तरफ, जिसका नाम है सोगोत। ये एक छोटा सा तारीखी कस्बा है, लेकिन यही वो जगह है जहां अर्तुगरुल गाजी और उनका कबीला आबाद हुआ था। अर्तुगरुल गाजी उस्मानी सल्तनत के बानी और उस्मान गाजी के वालिद थे, और इन्हीं के दौर में इस्लामी तारीख का एक नया और बहुत ही रोशन दौर शुरू हुआ था। इसी सोगोत में ही अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी मौजूद है, जो तुर्क अवाम के लिए न सिर्फ एक मुकद्दस मुकाम है बल्कि उनकी कौमी पहचान भी है। दोस्तों, आपने मशहूर तुर्क ड्रामा अर्तुगरुल गाजी तो देखा ही होगा। ये एक ऐसा इस्लामी ड्रामा है कि जिसने पूरी बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस ड्रामे के आने से पहले पाकिस्तान और इंडिया की तकरीबन ज्यादातर आबादी बॉलीवुड की फिल्में देखने में मसरूफ थी। लेकिन जैसे ही ये ड्रामा आया, इस ड्रामे ने सबको अपना दीवाना बना दिया और लोगों ने फिल्में छोड़कर इस ड्रामे को देखना शुरू कर दिया। इसी ड्रामे की वजह से सोगोत और अर्तुगरुल गाजी के मज़ार को दुनिया भर में शोहरत मिली, और आज लाखों लोग यहाँ आते हैं ताकि अपनी आंखों से उस तारीखी मुकाम को देख सकें और अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और कुर्बानियों को याद कर सकें। उस्मानी दौर के सुल्तानों ने इस मज़ार की तामीर और देखभाल पर ख़ास तवज्जो दी, और आज भी तुर्क लोग और मुसलमान दुनिया भर से यहाँ आते हैं। और हर साल सितंबर के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ी तकरीब भी मुनक्कद की जाती है, जिसमें तुर्की के फौजी, आम लोग और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के बानी का नाम उस्मान गाजी था, और ये अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। इन्हीं के नाम पर बाद में इस सल्तनत को उस्मानी सल्तनत कहा जाने लगा। उस्मान गाजी की कब्र भी तुर्की के एक शहर बुरसा में मौजूद है, और ये कब्र बुरसा के एक तारीखी इलाके तूफान कापी की पहाड़ी पर वाक़या है। बुरसा और उसके इर्द गिर्द का इलाका तारीख के सबसे पुराने खित्तों में शुमार होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब तूफान के बाद रुकी तो वो तुर्की के इसी इलाके में एक मशहूर पहाड़ जोदी पर ठहरी थी। इसी के बाद इंसानों ने इस खित्ते में दोबारा जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, ये सरजमीन हमेशा से ताकतवर बादशाहों की ख्वाहिश रही है। 334 कबले मसीह में यूनान का मशहूर बादशाह सिकंदर आजम यहाँ पहुंचा और उसने इस इलाके को फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तो उसके बाद उसकी सल्तनत टूट फूट का शिकार हो गई। फिर कभी यहाँ आर्मीनी काबिज हुए, कभी रूमी और कभी दूसरे हुक्मरान। इसके अलावा तारीख की किताबों में ये भी मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये खित्ता रूमी सल्तनत का हिस्सा था। रोमन्स ने न सिर्फ तुर्की बल्कि शाम, जॉर्डन और सीरिया जैसे बड़े इलाके भी अपने कब्जे में ले रखे थे। 330 ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तंतीन ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया और इसे सल्तनत का सरकारी मजहब बना दिया गया। इसी बादशाह ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम उसने अपने नाम पर कुस्तुंतनिया रखा। इससे पहले ये शहर बाज़ंतीन कहलाता था। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त की पेशगोई फरमाई थी कि एक दिन कुस्तुंतनिया फतह होगा, और आपने फरमाया था कि क्या ही बेहतरीन अमीर होगा वो अमीर जो कुस्तुंतनिया को फतह करेगा, और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर जो इसमें शामिल होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सदियों तक मुसलमानों के दिलों को जोश देता रहा, और हर मुसलमान की यह ख्वाहिश थी कि काश वो इस लश्कर में शामिल हो जाए। और फिर 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी बहादुर फौज के साथ कुस्तुंतनिया को फतह कर लिया, और यूं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हो गई और कुस्तुंतनिया इस्लाम का रोशन मरकज बन गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ये शहर कहाँ वाक़या है? शायद आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आपको बताते चलें कि आज यही शहर दुनिया भर में इस्तांबुल के नाम से मशहूर है। दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम की झलक भी वाज़ेह दिखाई देती है। यहाँ तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं, जो मुल्क के हर शहर, कस्बे और छोटे से गांव में भी देखी जा सकती हैं। लेकिन इनमें से सबसे मशहूर मस्जिद आया सूफिया है, जो इस्तांबुल में वाक़या है। ये मस्जिद तकरीबन 1500 साल पुरानी है। शुरू में ये इमारत ईसाइयों का गिरजाघर था, लेकिन फिर जब उस्मानी दौर में इस इलाके को फतह किया गया तो इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। बाद में कमाल अतातुर्क ने इसे म्यूजियम में बदल दिया, लेकिन कुछ साल पहले सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसे दोबारा मस्जिद बना दिया और आज ये जगह तुर्की के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकामात में शुमार होती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात बताएं कि तुर्की के लोग सोशल मीडिया के बड़े शौकीन हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि कुछ साल पहले तक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा यूजर तुर्की के थे। इसीलिए तुर्की का शुमार दुनिया के बड़े सोशल मीडिया यूज करने वाले ममालिक में होता है। दोस्तों, अगर तुर्की की तारीख की बात करें तो जहां उसमें रोशन दौर मौजूद है, वहीं पर कुछ ऐसे दौर भी मौजूद हैं जो अंधेरों से भरे हुए हैं। रोमन सल्तनत के खात्मे के बाद यहाँ उस्मानी सल्तनत का आगाज हुआ। ये सल्तनत 13वीं सदी के आखिर में शुरू हुई और उस्मानी सल्तनत ने तकरीबन 600 साल तक हुकूमत की और अपने दौर में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनी। इसके बाद 16वीं और 17वीं सदी में इस सल्तनत का उरूज था और उस वक्त उसकी हुदूद यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये अजीम सल्तनत कमजोर होती गई और आखिरकार पहली जंग अजीम के बाद खत्म हो गई। 1922 में उस्मानी सल्तनत का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा हो गया और जदीद तुर्की वजूद में आया, जिसके बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क थे। इसके बाद एक अहम मुआहिदा हुआ जिसे लुज़ान का मुआहिदा कहा जाता है। ये मुआहिदा 24 जुलाई 1923 को स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ान में हुआ था। इस मुआहिदे के तहत सल्तनत उस्मानिया का खात्मा तो पहले ही हो चुका था, लेकिन तुर्की की नई सरहदों का तयन किया गया था। इसके साथ साथ तुर्की पर कई नई पाबंदियां भी लगाई गई थी। मिसाल के तौर पर तुर्की अपने ही मुल्क से तेल या कोई भी और मादनियात नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा तुर्की अपने मुल्क के समंदरों से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स नहीं ले सकता था। और इसके बाद सबसे अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि तुर्की के आखिरी सुल्तान को भी मुल्क बदर कर दिया गया था। ये मुआहिदा तकरीबन 100 साल तक लागू रहा और 2023 में इसकी मुद्दत पूरी हो गई। इसके बाद से तुर्की ने अपने वसाइल और पॉलिसियों पर मजीद आज़ादी हासिल कर ली है। दोस्तों, अगर टाइम जोन की बात करें तो टाइम के हिसाब से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन वहीं अगर तरक्की की बात करें तो तरक्की के हिसाब से तुर्की हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब उर्दवान की पॉलिसियां हैं। उनकी क़यादत में तुर्की ने बहुत तरक्की की है और आज दुनिया के हर कोने से लोग तुर्की घूमने के लिए आना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि सिर्फ 2023 में ही तुर्की ने तकरीबन 5 करोड़ सयाहों को खुशामदीद कहा और ये तादाद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि तुर्की की सयाहत कितनी मजबूत है। इस्तांबुल, एनातोलिया और कैपाडोकिया ये वो मशहूर इलाके हैं जहां दुनिया भर के सयाह सबसे ज्यादा जाते हैं। इस्तांबुल तुर्की का दिल है, जहां एक तरफ जदीद इमारतें हैं तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी तारीखी इमारतें। इसके अलावा एनातोलिया को समंदर का मोती कहा जाता है क्योंकि यहाँ के साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं और कैपाडोकिया अपनी गारों, चट्टानों और हॉट एयर बालून्स की सैर के लिए जानी जाती है। ये सब चीजें मिलकर तुर्की को एक ऐसा मुल्क बनाती हैं जो न सिर्फ अपने लोगों के लिए पुरकशिश है बल्कि दुनिया भर के सयाहों के लिए भी ख्वाब जैसी जगह है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत अंकारा है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये इस्तांबुल है, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। अगर हम तुर्की की खूबसूरती की बात करें तो ये दुनिया के टॉप 10 सयाहती मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ हर कोने में आपको विजिटर्स और टूरिस्ट नजर आएंगे। तुर्की सिर्फ सयाहत से ही सालाना 60 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है। अब चलते हैं एक हैरत अंगेज शहर की तरफ जिसका नाम है कैपाडोकिया।
یہ جگہ واقعی کسی جادوئی خواب سے کم نہیں۔ یہ شہر ہزاروں سال پہلے اس وقت وجود میں آیا جب یہاں کے آتش فشاں پہاڑ پھٹے اور ان سے نکلنے والی راکھ اور لاوے نے نرم پتھروں کی پہاڑیاں اور وادیاں بنا دی، اور بعد میں بارش اور ہوا کے کٹاؤ نے ان پتھروں کو عجیب و غریب شکلیں دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کیپادوکیا کی وادیاں اور چٹانیں دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیپادوکیا کی سب سے خاص بات یہاں کے ہاٹ ایئر بلونز ہیں۔ صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو آسمان پر ہزاروں رنگ برنگے غبارے اڑتے ہیں۔ یہ منظر اتنا حسین ہوتا ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں اور کہیں بھی آپ کو اس طرح کے مناظر نہیں دیکھنے کو ملتے۔ ایک بیلون کی سواری کی قیمت تقریباً 200 یورو تک ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے یہ تجربہ زندگی میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ ترکی جائیں تو کیپادوکیا کی جادوئی وادیاں اور استنبول کے تاریخی مقامات دیکھنا کبھی نہ بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں ٹاپ کاپی پیلس کی طرف۔ یہ وہ جگہ ہے جو استنبول کی جان سمجھی جاتی ہے، اور یہاں ہر وقت دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے۔ یہ ایک محل ہے جو عثمانی سلطانوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ اس محل کو 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، جب عثمانی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس دور کے بادشاہ کتنی شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے۔ اس محل کے اندر اسلامی فن تعمیر اور اسلامی آرٹ کے بہترین نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لوگ یہاں کے مشہور حرم سیکشن کو دیکھنے آتے ہیں، جہاں عثمانی سلطانوں کے اہل خانہ رہا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں پر عثمانی سلطانوں کے زیر استعمال چیزیں موجود ہیں، جن میں عثمانی سلطانوں کی تلواریں، ان کے کپڑے، ان کے برتن اور ان کے تخت شامل ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک اور خوبصورت جگہ کی طرف، اور یہ ہے بلو موسک۔ یہ مسجد سلطان احمد نے بنوائی تھی، اور یہ استنبول کی سب سے یادگار عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی اور 1616 میں جا کر مکمل ہوئی، یعنی تقریباً 7 سال میں یہ خوبصورت مسجد تیار ہوئی۔ یہ مسجد باہر سے دیکھنے میں تو اپنی شان و شوکت دکھاتی ہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو چھت سے لے کر دیواروں تک ہر چیز آپ کو اپنے جادو میں جکڑ لے گی، اور آپ اس مسجد کے دیوانے ہو جائیں گے۔ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں آتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے صحن میں کھڑے ہو کر سمندر کا بھی خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک اور حیرت انگیز جگہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ استنبول کی وہ جگہ ہے جو زیر زمین بنائی گئی ہے، اور اسے دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ اتنے سال پہلے لوگ ایسی کمال کی چیزیں بھی بنا سکتے تھے۔ یہاں آپ کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ایک بڑا سا ہال نظر آتا ہے، جس میں 336 ستون لگے ہوئے ہیں، اور یہ سسٹم 532 عیسوی میں بنایا گیا تھا تاکہ شہر کو پانی فراہم کیا جا سکے اور پانی کے لیے کسی بھی طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے۔ اس کے اندر کا نظارہ اتنا حسین ہے کہ لگتا ہے جیسے آپ کسی جادوئی دنیا میں آ گئے ہوں۔ آج بھی یہاں آنے والے سیاح حیران رہ جاتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بھی لوگ اتنی اعلیٰ انجینئرنگ کیسے کر لیتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بہت ہی شاندار ترکی کا سفر۔ آپ کو یہ سفر کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔